हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्री कंप्लीट की थी और कॉमर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट, कॉमर्स और कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। आज की क्लास में हम समझेंगे कि ट्रेड क्या होता है, ट्रेड कितने टाइप का होता है और एड्स एंड ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड बिजनेस को कैसे सपोर्ट करते हैं। विच मीन्स कल जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने दो पार्ट पढ़ा था, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री तो हमने पूरा पढ़ लिया था, बट कॉमर्स में हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया था। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें कॉमर्स को डिटेल में समझना है और कॉमर्स होता क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स क्या है, कंपोनेंट्स कॉमर्स में ट्रेड क्या है, ट्रेड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड क्या है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स वो एक्टिविटी कॉमर्स वो होता है, जैसे हम कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग और उन सब एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना जो एक प्रोडक्ट को प्रोडक्शन के प्लेस से कंज्यूमर फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। इनके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब इंक्लूड होती हैं, जिसको हम कॉमर्स कहते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वीट, एक फार्मर जो है वो वीट को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद फैक्ट्री जो है उस वीट को लेके आटा बनाती है, फिर शॉपकीपर उस आटे को बेचता है, जो कि जहाँ से कंज्यूमर परचेज करता है। तो ये जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, उसी को कॉमर्स कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ट्रेड क्या होता है। हमने ये जान लिया कि कॉमर्स क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स। कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स में हम पढ़ेंगे ट्रेड क्या होता है। ट्रेड वो एक्टिविटी होती है जिसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, विच मीन्स बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। बट इसमें क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज इस पर्पज से होता है कि बायर और सेलर दोनों को प्रॉफिट हो, मतलब म्यूचुअल प्रॉफिट कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ। और जो दोज हु परफॉर्म द एक्टिविटीज आर कॉल्ड ट्रेडर्स। जो ये एक्टिविटी, मतलब ये जो बाइंग और सेलिंग की जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनको ट्रेडर्स कहते हैं, और ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसको ट्रेड कहते हैं। ट्रेड को कैरीड ऑन द स्मॉलेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट स्केल। ट्रेड को हम स्मॉलेस्ट स्केल पे भी, मतलब छोटे से छोटे स्केल पर भी कर सकते हैं और लार्जेस्ट स्केल पे भी कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर कोई इंडिविजुअल है जो अपने हैंडक्राफ्ट को सेल कर रहा है, तो ये भी एक तरीके का ट्रेड होता है। स्मॉल शॉप जो रन कर रही हैं स्ट्रीट पर, वो भी एक तरीके की ट्रेड का ही वर्क कर रही होती हैं। और अगर हम बात करें दूसरे हाथ पर बड़े ट्रेड्स की, तो जो मार्केट में बिग शोरूम्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ये सब भी ट्रेड के ही इंटीग्रल पार्ट हैं। इसके अलावा भी ट्रेड जो होता है वो लोकल लेवल से लेकर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल भी होता है। ट्रेड को क्लासीफाई करके दो पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। एक होता है होम ट्रेड, एक होता है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को हम इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं और फॉरेन ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड की। तो टाइप्स ऑफ ट्रेड में हमने ऑलरेडी समझा कि होम ट्रेड होता है और फॉरेन ट्रेड होता है। होम ट्रेड को हम इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं। तो होम ट्रेड क्या होता है, जब हम गुड्स की जो भी एक्टिविटीज़ है, बाइंग और सेलिंग है, वो अगर हम नेशनल बाउंड्रीज यानी एक कंट्री के अंदर करते हैं, तो उस तरीके के ट्रेड को हम होम ट्रेड कहते हैं। अगर हम एग्जांपल में देखें तो होम ट्रेड जैसे कोई मतलब उत्तर प्रदेश का कोई भी हैंडक्राफ्ट हुआ और उसको हम सेल कर रहे हैं किसी मध्य प्रदेश में, तो ये हमारे सेम नेशन और सेम कंट्री के अंदर होता है, तो इस ट्रेड को होम ट्रेड कहते हैं। अब होम ट्रेड में भी तीन टाइप्स होते हैं, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। अगर हम बात करें लोकल ट्रेड की, तो लोकल ट्रेड जो होता है वो लिमिटेड होता है लोकल एरियाज या विलेजेस तक। इस ट्रेड में जैसे हम डेली यूज ऑफ पेरिशेबल नेचर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज़ होता है, जैसे फ्रेश फ्रूट, स्वीट, मिल्क, वेजिटेबल्स, इन सब का ट्रेड अगर हम विद इन लोकल एरियाज या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करते हैं, कहीं टाउन वगैरह में, तो उसको लोकल ट्रेड कहते हैं। अब अगर हम बात करें स्टेट ट्रेड की, तो स्टेट ट्रेड क्या होता है कि लोकल लेवल से थोड़ा ऊपर होता है ये। स्टेट ट्रेड का मतलब है एक ही स्टेट में ट्रेड करना, विच मीन्स अगर हमने लखनऊ से कोई प्रोडक्ट उठाया है तो उसका सेल हम बनारस में करते हैं, तो ये ऑलरेडी ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही होता है, तो एक ही स्टेट इसमें इन्वॉल्व होता है इस तरीके के ट्रेड में। अब हम बात करें अगर इंटर स्टेट ट्रेड की, तो इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब है दो स्टेट, मतलब जो ट्रेड होता है वो डिफरेंट स्टेट के बीच में होता है, इसको हम इंटर स्टेट कहते हैं। मान लीजिए कि ट्रेडर जो है वो हरियाणा का है और वो उत्तर प्रदेश या पंजाब जैसे अदर स्टेट में अगर वो ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम इंटर स्टेट ट्रेड कहते हैं।
और दिस बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड इंटरस्टेट ट्रेड और ट्रेड ऑफ नेशनल लेवल। इसको नेशनल लेवल का ट्रेड भी कहा जाता है और डिफरेंट स्टेट के बीच में जो ट्रेड होता है उसी को इंटरस्टेट ट्रेड भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसमें किस तरीके का ट्रेड होता है, तो कुछ पर्टिकुलर स्टेट हैं जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। उसमें हमारा शुगर हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, जो आपस में ही दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में ये ट्रेड होता है। होम ट्रेड में हम दो ट्रेड और पढ़ते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है कि बाइंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू मैन्युफैक्चर एंड देयर ऑथराइज्ड डीलर। मतलब इसमें क्या होता है कि हम जो होता है लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स जो है प्रोड्यूसर से लेके और रिटेलर तक को पहुंचाते हैं। और उसके बाद रिटेल ट्रेड क्या होता है कि रिटेलर वही गुड्स को छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचता है। होलसेलर की बात करें तो जैसे अगर होलसेलर कहीं फैक्ट्री से 1000 बिस्किट का पैकेट लेके और उसको सेल किया रिटेलर को, तो रिटेलर के पास से आप एक एक बिस्किट का पैकेट लेके जाते हो। ये एक तरीके से पूरा प्रोसेस होता है होलसेल और रिटेल ट्रेड का। तो ये तो हो गया हमारा होम ट्रेड। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड की। तो ये ट्रेड इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि कोई भी कंट्री एक सारे गुड्स बनाने में एक्सपर्ट नहीं हो सकती है। उसको अदर कंट्री से कुछ ना कुछ गुड अपने अपने कंट्री के लिए लेना ही पड़ता है। और ये एक कंट्री की बात नहीं है, सारी कंट्रीज की बात है कि कोई भी सिंगल कंट्री जो है सारे तरीके के गुड्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस वजह से फॉरेन ट्रेड होता है। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है व्हेन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज एंड रीचेस द फॉरेन लैंड्स, तब फॉरेन ट्रेड इज बॉर्न। विच मीन्स कि जब हम ट्रेड को डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में करते हैं, मतलब 2 और मोर देन 2 कंट्रीज़, जब इस तरीके के ट्रेड होता है तो वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। अभी जब हमने होम ट्रेड पढ़ा तो हमने इसमें देखा कि नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर जो ट्रेड होता है वो होम ट्रेड होता है। बट फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ये नेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर, मतलब इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे होता है ये ट्रेड। और ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री कितने गुड्स को किस तरीके से प्रोड्यूस करती है। मतलब अगर हमारे यहाँ वीट का हमारे यहाँ अगर उसका कॉटन का एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हम कॉटन प्रोड्यूस करने में एफिशिएंट है। तो इस तरीके से हम कॉटन दूसरे कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो होता है वो फॉरेन ट्रेड होता है। इस फॉरेन ट्रेड में भी 3 तरीके के ट्रेड होते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड वो ट्रेड होता है जब कोई बिजनेसमैन कंट्री से कुछ गुड्स को बाय करता है और अनदर कंट्रीज में ले जाके इम्पोर्ट ट्रेड होता है जब कोई बिजनेसमैन दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन से कोई गुड्स को बाय करता है, तो ये इम्पोर्ट ट्रेड होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इंडिया जो है पेट्रोलियम वगैरह को पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ईरान से इंपोर्ट करती है, इंडिया मंगाती है, तो ये इम्पोर्ट ट्रेड होता है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट ट्रेड की, तो व्हेन द ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल्स समथिंग टू द ट्रेडर ऑफ अनदर कंट्री, मतलब अगर हमारे यहाँ का बिजनेसमैन जो है वो किसी दूसरे कंट्री में कुछ प्रोडक्ट को सेल करता है तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड हो जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया क्लॉथ, टी, जूट, कॉटन ये सब एक्सपोर्ट करती है। इंटरपोर्ट ट्रेड वो होता है व्हेन द कंट्री इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड देन एक्सपोर्ट द सेम गुड्स टू सम थर्ड कंट्री। मतलब हमने कहीं से कुछ बाय करके उसको फिर दूसरी कंट्री में सेल किया, तो वो इंटरपोर्ट ट्रेड होता है। इस ट्रेड में एक कंट्री जो है मीडिएटर की तरह काम करती है दो कंट्रीज के बीच में। And the goods are uploaded on the port or even without uploading the same it exported. For example, England imports goods from South Africa and export it to other European country. मतलब जो इंग्लैंड है वो साउथ अफ्रीका से जो है गुड्स को इंपोर्ट करता है और दूसरी अदर यूरोपियन कंट्रीज में उसी गुड्स को एक्सपोर्ट कर देता है। तो ये इंटरपोर्ट ट्रेड हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड या एड्स ऑफ ट्रेड कहें तो ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं। विच मीन्स कॉमर्स सिर्फ ट्रेड को नहीं इंक्लूड करता है, और भी एड्स सब्सिडरी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जो हिंड्रेंस या हर्डल्स, मतलब जो भी ट्रेड करते समय जो भी रुकावटें आ रही हैं या कोई ऑब्स्टिकल्स या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हैंडल करने के लिए कुछ सपोर्ट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर हम इसमें देखें तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अगर हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है, अगर पर्सन से कोई हर्डल्स हो रहा है या कोई रुकावट आ रही है तो इसमें हम सोल्यूशन ये है कि मिडिल मैन, अगर एड्स टू ट्रेड की बात करें तो इसमें मिडिल मैन प्रोवाइड किया जाता है, मतलब इंटरमीडियरी। अगर पर्सन से, मतलब अगर कस्टमर जो है सेलर जो है बायर से कनेक्ट नहीं कर पाता या बायर सेलर से कनेक्ट नहीं कर पाता तो एक मिडिल मैन को ऐड कर दिया जाता है जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव करता है। अगर हम दूसरी बात करें, अगर हम प्लेस की बात करें तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस रिमूव होता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से, विच मीन्स लॉजिस्टिक्स वगैरह को मैनेज करने के लिए हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को हम रिमूव करते हैं। अगर हम हिंड्रेंस ऑफ टाइम की बात करें तो वेयर हाउसिंग है जो स्टोरेज वगैरह में हेल्प करता है। अगर हम हिंड्रेंस ऑफ रिस्क की बात करें तो इंश्योरेंस है, जो अगर हमारा प्रोडक्ट लॉस हो गया या डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस से हम उसको पूरा कर सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस की बात करें तो बैंकिंग का सिस्टम है हमारे पास, और हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो एडवर्टाइजिंग है।
अब हम बात करते हैं एक्सिलरीज टू ट्रेड में ये इन सबका रोल क्या है। तो मिडिल मैन जो होता है वो अगर कोई भी प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूसर लिमिटेड नंबर में बना रहा है और कंज्यूमर अनलिमिटेड है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कंज्यूमर जो है वो गुड्स को डायरेक्टली परचेज कर पाए प्रोड्यूसर से। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम होती है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स में, जिसको कहते हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। तो इस तरीके के हर्डल को हम अगर ओवरकम करना चाहें तो उसके लिए हमें मिडिल मैन की ज़रूरत होती है। मिडिल मैन जो होता है वो होलसेलर भी हो सकता है। होलसेलर क्या करता है कि कमोडिटी प्रोड्यूसर से परचेस कर लेगा लार्ज क्वांटिटीज़ में और फिर रिटेलर्स को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल कर देगा। फिर रिटेलर जो होता है वही प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल करता है एज पर दियर रिक्वायरमेंट और नीड। ये एक चैन होती है जिसमें प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर यूज ऐड होते हैं। प्रोड्यूसर से होलसेलर रिटेलर को प्रोडक्ट देता है, जो रिटेलर जो होता है कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो अगर हम इसमें बात करें इंटरमीडियरी की, तो वो होलसेलर और रिटेलर जो होते हैं हेल्प करते हैं एज अ इंटरमीडियरी। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस की। तो कभी कभी क्या होता है, कम्युनिटीज आर मैन्युफैक्चर इन सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज वाइल कस्टमर आर नॉट वेरी नियर बाई। मतलब इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो हम ऐसी जगह पर प्रोड्यूस करते हैं जहाँ से कंज्यूमर दूर होता है। तो अगर हम दूसरे वर्ड में बात करें तो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर जियोग्राफिकली। अगर हम जियोग्राफिक रीजन की बात करें तो कभी कभी क्या होता है, प्रोड्यूसर कस्टमर से बहुत दूर होता है। तो इसमें हमें ये होता है, ये हिंड्रेंस आता है कि हम अपने गुड्स को कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, जो एड्स टू ट्रेड होते हैं, मतलब ट्रेड को स्मूथली फ्लो करने में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की, तो इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर और परचेसर आर स्कैटर्ड। द प्रॉब्लम विच अराइजेस एज हाउ टू फाइनलाइज द डील्स ऑफ सेल एंड परचेसेस। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, टेलीग्राम। इसमें हम बात कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई प्रोड्यूसर है और जो परचेसर है मतलब बायर है, तो वो थोड़े दूर पे हैं और उनके बीच में प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, तो उसको डील करने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन वो टेलीफोन के थ्रू हो सकती है, टेलीग्राम, लेटर, चैट, ईमेल्स, इसके थ्रू भी हो सकती है। Due to availability of modern means of transportation and communication, business is carried on international basis. Hence, hindrance of place person in today's business can be eliminated by means of transport or communication. मतलब इसमें कह रहा है कि अगर हमको ट्रेड बाहर करना है, किसी जैसे इंटरनेशनल ट्रेड करना है, इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे ट्रेड करना है, तो उसमें ये ईजिली हम ये नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट जाके उनसे फेस टू फेस बात करें, क्योंकि हम ये तो है कि हम बहुत दूर रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम टेलीफोन के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। थर्ड है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग जो होता है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे गैप आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग से लेकर किसी प्रोडक्ट को सेल करने के बीच में टाइम गैप होता है। और इस वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट कभी कभी मैन्युफैक्चर होने के बाद स्पेसिफिक सीजन में अगर उसका कंजम्पशन नहीं हो पाया या कहीं प्रोडक्ट हमारा स्टोरेज का प्रॉब्लम आ गया, तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करने के लिए। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो जैसे अगर कभी विंटर सीज़न है और जो प्रोड्यूसर है उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में या क्वांटिटी में उसने जैकेट को प्रोड्यूस कर लिया, तो कभी कभी क्या होता है कि उतनी ठंडी नहीं पड़ती है, तो जैकेट का स्टॉक बचा रह जाता है। तो इसमें अगर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी उनके पास होती है तो वो जैकेट स्टोर करके रख देते हैं अगली बार यूज़ करने के लिए। तो इसलिए हिंड्रेंस ऑफ रिस्क जो होता है वो हिंड्रेंस ऑफ टाइम जो होता है वो वेयर हाउसिंग के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो हमारा बिजनेस की स्केल कोई भी है, लार्ज है, स्मॉल है, तो टाइम ऑफ स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मतलब डैमेज हो सकता है गुड्स, या गुड्स की थेफ्ट हो सकती है, या अदर नेचुरल क्लाइमेट्स जैसे बाढ़ वगैरह या कोई बारिश वगैरह हो गई, तो उससे भी रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाइए जिससे हम हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को रिमूव कर सकते हैं। अब हमारा बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग ये है कि हमारा अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस रन नहीं करेगा। तो फाइनेंस जो होता है वो बिजनेस का बैकबोन होता है, और ये रिक्वायर्ड करता है कि रॉ मटेरियल से जब तक वो फिनिश गुड नहीं प्रोड्यूस हो जाता तब तक फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है। A businessman is usually short of self-owned funds which he compensate by borrowing from outside. कभी कभी क्या होता है कि जो अगर सेल्फ ओन्ड फंड यूज़ कर रहा है कोई बिजनेसमैन, तो वो ज़्यादातर क्या करता है कि बाहर से बोरो करके कंपनसेट करता है। तो जो गुड्स है जो डिस्टेंस प्लेस से ली गई हैं वहाँ कैश पेमेंट पॉसिबल नहीं होती है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए नेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब हम लास्ट एड्स टू ट्रेड की बात करें तो वो होता है एडवर्टाइजिंग। अगर आज के मार्केट में बिजनेसमैन कहीं बैठ के कुछ प्रोडक्शन कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका
उसका बिजनेस रन करे। क्यों? क्योंकि आज के समय में कस्टमर बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए, उनको हर एक चीज़ की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अगर किसी प्रोडक्ट को हम इन्फॉर्म नहीं करते हैं मार्केट में, तो ना तो कस्टमर अट्रैक्ट हो पाएंगे उस प्रोडक्ट से, और ना ही उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस प्रोडक्ट की बेसिकली सारी नॉलेज उस कस्टमर तक पहुँचाएँ, जो कि पॉसिबल है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। ये था हमारा एड्स एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।